गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से आप सभी का एक बार वेलकम है मेरे इस वीडियो में। तो कल तक की वीडियो में हमारा ये मॉडल पेपर 2 था, इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ था। आज इसके आगे से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो इसमें फर्स्ट है आपका एडolescence लेट्स until अबाउट द एज ऑफ 18 और 19 एंड स्टार्ट्स एट द एज ऑफ, मतलब जो एडolescence है वो 18 से 19 साल तक की एज तक रहता है। लेकिन ये स्टार्ट कब से होता है? ठीक है, तो ये 11 साल की एज से स्टार्ट हो जाता है एडolescence। तो 11 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द लैरनेस बिग्स टू ग्रो इन, मतलब ये जो गले में लैरनेक्स होता है ना, तो ये ग्रो होना कब शुरू होता है बॉयज के अंदर? तो जब एडolescence स्टार्ट होता है तो गले का जो लैरनेक्स है वो भी ग्रो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है टेस्टेस सेक्रेट डैश हार्मोन, तो टेस्टेस है बच्चों वो टेस्टोरोन हार्मोन सेक्रेट करता है। ओके, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉपेज ऑफ मेंसुरेशन इज कॉल्ड, मतलब जब मेंसुरेशन बंद हो जाए तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक मतलब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। फिर इसमें सेकंड है हाउ डज फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। जो फ्रिक्शन होता है, जब भी कोई दो सरफेस को आप आपस में रगड़ते हो तो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट कैसे बनता है, तो ये दो चीजें आपको बतानी है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जाम्पल देख लो पहले। व्हेन वी ड्रिंक जूस यूजिंग ए स्ट्रॉ, तो जब भी किसी स्ट्रॉ की हेल्प से हम जूस वगैरह पीते हैं, द लिक्विड राइज इन द स्ट्रॉ, तो जो लिक्विड है ना वो स्ट्रॉ में ऊपर चढ़ता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही चढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हाउ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन की वजह से हीट कैसे प्रोड्यूस होता है? तो देखो, व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर, जब कोई दो सरफेस को रब मतलब रगड़ा जाता है, ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो फ्रिक्शन अपोज देयर मोशन, तो फ्रिक्शन की वजह से जो मोशन कर रहे हो आप, हथेलियों को आपस में रगड़ रहे हो या दो सरफेस को आपस में रगड़ रहे हो, तो फ्रिक्शन है ना ऑलवेज उसका अपोज करेगा जो भी मोशन कर रहे हो, मतलब मोशन को रोकने की कोशिश करता है फ्रिक्शन। तो दिस अपोजिस दिस अपोजिशन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, तो ये जो फ्रिक्शन अपोज करता है ना ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। ओके, और मैकेनिकल एनर्जी से बाद में हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मेकिंग द सरफेस वार्म, और इससे जो दोनों सरफेस है गर्म हो जाती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 18 है ना आपका ट्रू एंड फॉल्स का है। ओके, तो फर्स्ट है टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, एकदम सही बात है, टेस्टिस है जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिनको स्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ले एग्स और कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स, फॉल्स बात है। जो एनिमल्स है ना एग देते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं ना, ना कि विविपेरस, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। ओके, बडिंग इज फाउंड इन हाइड्रा, हाँ ये ट्रू है। जो हाइड्रा होता है, अभी पहले एक और क्वेश्चन आया था, वो बडिंग के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है। इन एनिमल्स विथ obligate fertilization the embryo develops inside the female body। ओके, तो ये एकदम फॉल्स बात है। कल कल obligate fertilization है, ये बॉडी के बाहर होता है ना कि अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कल क्वेश्चन नंबर 29। डेमोन्स्ट्रेट the reaction by experiment that occur when electric current is passed through water। ठीक है, तो जब भी किसी पानी के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो रिएक्शन होता है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो when electric current is passed through water, जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को वाटर के थ्रू हम पास करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन करना। ओके, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, अब अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू द वाटर। ओके, तो पानी के अंदर आपको है ना एक दो बूंद है ना सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी पड़ेगी। जो बैटरी वगैरह होती है हमारी,
इन्वर्टर की बैटरियाँ, उनके अंदर ये सल्फ्यूरिक एसिड आता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? मेक इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है ना, उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट यूजिंग इलेक्ट्रोड्स, और जब इलेक्ट्रोड्स के थ्रू वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, बबल्स ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस, तो गैस के छोटे-छोटे बबल्स बनने लग जाएँगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पे भी और राइट वाले इलेक्ट्रोड पे भी। देखो जैसे ये कोई टैंक है, इसमें पानी भरा है, ओके, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया। अब इसमें क्या किया आपने, किसी वायर से कनेक्ट किया, ये वायर से कनेक्ट कर दिया, ओके, यहाँ पर भी एक वायर से कनेक्ट कर दिया और एंड में आपने एक बैटरी लगा दी। तो ये सिंपल सा एक सेटअप है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। इसमें 1-2 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की भी डालनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो। ओके, जैसे ही आप करंट ऑन करोगे, तो ये जो इलेक्ट्रोड है लेफ्ट वाला और ये राइट वाला इलेक्ट्रोड, दोनों पे आपको है ना बबल्स उठना शुरू हो जाएँगे, बबल्स बनने लगेंगे। ओके, दोनों पे बबल्स बनने लग जाएँगे। ओके। तो एक्चुअली ये बैटरी का ये हिस्सा पॉजिटिव होता है और बड़ा वाला हिस्सा पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव होता है। और जो पॉजिटिव हिस्से से इलेक्ट्रोड कनेक्ट है उसको बोल देंगे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो नेगेटिव हिस्से से कनेक्टेड है वो हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है? ओके। तो पॉजिटिव वाले को हम एनोड भी बोल देते हैं कल, और नेगेटिव वाले को हम कैथोड भी बोल देते हैं। तो ये सारा सेटअप कॉमन है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है आपको किसी भी चीज़ का, यहाँ पे हम वाटर में कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है हमारा ये वाला, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ओके। और ऑक्सीजन गैस इज रिलीज एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है एनोड, वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, ये सारा। दिस इज शोज दैट वाटर ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इससे हमें क्या पता लगा, जो हमारा वाटर था वो ब्रेक हुआ, टूटा, और टूट के बेटा एक तो हाइड्रोजन, एक तो ऑक्सीजन में बदला और एक हाइड्रोजन में बदला। ठीक है, तो वही है, वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो यही हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, तो यही है कि ये जो भी एक्सपेरिमेंट इससे साबित हो गया कि जो वाटर है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे उसमें। ओके, ठीक है, तो आई होप इसको ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसका एक बुक में डायग्राम भी है ये वाला, तो ये डायग्राम आप याद कर लेना। ओके, ये बैटरी का प्लस वाला हिस्सा हो गया, ये माइनस वाला हिस्सा हो गया, और प्लस से जो कनेक्टेड है ये वाला, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया जिसे एनोड भी बोलते हैं, और जो माइनस से कनेक्टेड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम रट लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्केच ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन लैरिंक्स, मतलब इंसानों के गले के अंदर एक पार्ट होता है जिसकी वजह से आवाज आती है। ठीक है, हमारी आवाज बनती है, तो उसको लैरिंक्स बोलते हैं, गले में होता है ये। तो उसका डायग्राम बनाना है, और डायग्राम ये रहा, बुक में है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और राइट एनी फॉर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन टू ह्यूमन, तो आवाज की वजह से जो पोल्यूशन होता है ना, उसका इंसानों पे क्या क्या बुरा असर पड़ता है, उन सब के बारे में बताना है। तो नॉइस पोल्यूशन से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है वो देखो। इट कैन कज हियरिंग लॉस और डेफिनेस, तो इससे आपको क्या हो सकता है, आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, या परमानेंट आपका सुनना ही बंद हो सकता है ज़्यादा आवाज़ से। इट लीड्स टू स्ट्रेस एंड इरेशंस, ओके, तो आपको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होगा और आप चिड़चिड़े हो जाओगे अगर आप ज़्यादा शोर शराबे में रहते हो तो। इट कज लैक ऑफ स्लीप, इससे नींद भी कम आने लग जाएगी आपको। नेक्स्ट है, इट कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कज हेडेक, ओके, तो ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और जिसकी वजह से आपको सिर दर्द भी हो सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। एक्सप्लेन एनी फोर कज ऑफ अर्थक्वेक, तो जो अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है ना, उसके 4 रीजन बताने हैं आपको। तो देखो, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके, तो धरती के नीचे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती है बेटा, जब भी वो मूवमेंट करती है तो ये अर्थक्वेक आ जाता है। सडन मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इनसाइड द अर्थ कज अर्थक्वेक, तो अर्थ के नीचे जो प्लेटें होती है जब वो सडनली मूवमेंट करती है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं।
सेकंड, वोल्केनिक एरप्शन, मतलब कहीं पे भी ज्वालामुखी वगैरह फटा तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। ओके, तो यूरोपियंस ऑफ वोल्केनोस कैन प्रोड्यूस वाइब्रेशन। तो जब क्या होता है, वोल्केनोज वगैरह फटते हैं तो उनकी वजह से वाइब्रेशन होता है धरती के अंदर, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। थर्ड है कोलैप्स ऑफ अंडरग्राउंड केव्स। तो क्या होता है कि हमारी धरती के नीचे जो पानी है ना, बड़ी बड़ी ट्यूब के अंदर होके बहता है ना, एक तरह से धरती के नीचे बड़ी बड़ी आप मान लो केव है, उनके अंदर पानी भरा होता है। तो जब वो केव आपस में कोलैप्स होती है, एक दूसरे से टकराती है, तो उसकी वजह से भी भूकंप आता है। तो द सडन कोलैप्स ऑफ रॉक्स इनसाइड द अर्थ, तब धरती के नीचे क्या होता है, जो रॉक्स होती है वो आपस में कोलैप्स करती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इंसानों की कुछ हरकत है जिनकी वजह से भी अर्थक्वेक होता है, जैसे माइनिंग वगैरह करना, जरूरत से ज्यादा माइनिंग कर दी तो अर्थक्वेक आ सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, बड़े बड़े डैम वगैरह बनाना, उनकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो कज अर्थक्वेक, और कहीं कहीं पे अगर परमाणु धमाका किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये अर्थक्वेक के हो गए 4 रीजन, जरूरी नहीं है इतना पूरा पूरा लिखो, आप अपने हिसाब से भी इनको बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट मतलब आने वाली किरण, रिफ्लेक्टेड रे मतलब जाने वाली किरण, एंड द नॉर्मल, और एक नॉर्मल होता है ये वाला, ये बीचों बीच में जो लाइन है वो नॉर्मल होता है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई एट द सेम प्लेन, कि है ना, ये तीन, ये सारी चीजें और एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ओके, तो पहले देख लो ये होते क्या क्या है। तो देखो ये रे है ना, कांच पे जा रही है, कांच पे जा रही है, कांच पे पड़ रही है, तो ये होगी इंसिडेंट रे। फिर यहाँ पर ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से ये रे वापस जा रही है, तो वो होगी रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली रे इंसिडेंट और जाने वाली रिफ्लेक्टेड। क्लियर। अब ये जो कांच है रखा हुआ है, मिरर हमारा, इससे हम 90 डिग्री पे एक लाइन खींच रहे हैं, ये वाली, तो ये हो जाता है हमारा नॉर्मल। ओके, अब ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे एक जगह होता है, ये वाला पॉइंट पे एक जगह है ये। ओके, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब एक ही जगह पे होते हैं, ये एक ही कांच पे है, ना कि किसी दूसरे कांच पे। तो ये हमको साबित करना है। ओके, यही प्रूव करना है। तो ठीक है, कल 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 इसका आंसर है, फिक्स ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए प्लेस ए प्लेन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले एक है ना वाइट शीट आती है आपकी बहुत बड़ी, उसको अपनी टेबल के ऊपर सेट कर दो। ओके, नेक्स्ट है प्लेस ए प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन द शीट। अब उस शीट पे है ना, आपको क्या करना है, एक मिरर लेना है ना, और उस मिरर को सीधा खड़ा कर देना है, ताकि अगर यहाँ से आप लाइट दो तो वो पलट के वापस आ जाए, और नीचे ये पूरा व्हाइट कलर का शीट बिछा हुआ है। ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन टू शो द पोजीशन ऑफ मिरर। ओके, अब जहाँ पे मिरर आपने रखा उसके सामने एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट, कल नाउ ड्रॉ ए नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑन द मिरर लाइन। अब जो ये मिरर की लाइन बनाई आपने, इसके ऊपर चांदा वगैरह रख के आप एक 90 डिग्री की लाइन बना सकते हो, वो 90 डिग्री की लाइन हो जाएगी हमारी नॉर्मल। ओके, ठीक है। फिर कल यूजिंग ए टॉर्च और रे बॉक्स, तो आप कोई टॉर्च का यूज करो या कोई रे बॉक्स यूज करो, या आप लेजर लाइट भी ले सकते हो। अलाउ ए रे ऑफ लाइट टू फॉल ऑन द मिरर, है ना, और उससे एक लाइट की रे है उसको आपको मिरर पे पड़वाना है। ओके, मिरर के ऊपर भेजना है। एट द पॉइंट, ओके, किसी पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है, इस पर उस लाइट को आपको डालना है। फिर मेक द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर, और ये लेजर को इस हिसाब से सेट करना है आपको कि जो इंसिडेंट रे वो भी आपको कागज पर दिखती रहे और रिफ्लेक्टेड रे भी आपको कागज पे दिखती रहे। ऑन ऑब्जर्वेशन वी सी दैट द इंसिडेंट रे, और जब हमने ऑब्जर्व किया, मतलब जैसे बीच में नॉर्मल है हमारा ये वाला,
इस नॉर्मल से हमने इंसिडेंट रे का एंगल मेज़र किया और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल मेज़र किया। तो हमने देखा कि इंसिडेंट रे वाला एंगल और रिफ्लेक्टेड रे वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है? तो द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑल ड्रॉन ऑन द सेम शीट ऑफ पेपर। ओके, तो मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि आपने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तब टॉर्च को इस हिसाब से सेट करना है कि आपकी है ना, ये जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सारे आपको कागज पे अच्छे से दिखने चाहिए। दिस शो दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। तो बस इसी से ये साबित हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, एक ही प्लेन पे बन जाते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से कोई भी दो इफेक्ट बताओ क्या क्या आते हैं। ओके, वाई कैन वी राइट ऑन ब्लैक बोर्ड, कि हम ब्लैक बोर्ड पे क्यों लिख पाते हैं। ओके, थर्ड है द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट। ओके, तो एक मॉस्किटो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेशन की वजह से। इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। मतलब वो मच्छर अपने विंग्स को कितनी तेज हिला रहा है कि 500 वाइब्रेशन पर सेकंड कर रहा है, एक सेकंड में 500 वाइब्रेशन कर रहा है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन का टाइम पीरियड इसको बाद में देखेंगे, पहले ऊपर के दो देख लेते हैं। तो फोर्स के कोई दो इफेक्ट। फोर्स क्या क्या कर सकता है। ए फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। जैसे गुब्बारे को हाथ में पकड़ के फोर्स लगाओगे तो वो अपनी गोल शेप से चेंज होकर कोई दूसरी शेप में आ जाएगा, लेकिन जैसी फोर्स हटाओगे वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपने उस पर फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है वाई कैन वी राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे हम क्यों लिख पाते हैं। तो वी कैन राइट ऑन ब्लैक बोर्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, है ना। तो चौक बोर्ड पर हम इसलिए लिख पाते हैं चौक की हेल्प से, क्योंकि बोर्ड की सरफेस और चौक की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। ओके, द चौक एंड द रफ सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि चौक और जो ब्लैक बोर्ड की सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, इसी वजह से लिख पाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से स्मॉल पार्टिकल ऑफ चौक, चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल है स्टिक टू द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर जमे रह जाते हैं एंड बिकम विजिबल, और हमें दिखने लग जाते हैं। बस, तो सीधा सा आंसर ये है कि फ्रिक्शन की वजह से हम बोर्ड पर लिख पाते हैं। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा था कि एक मच्छर है ना, अपने पंखों को जोर जोर से हिला हिला के आवाज निकाल रहा है, और वो पंख कितनी स्पीड से हिला रहा है। तो पंख हिला रहा है वो 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। मतलब 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। ओके, तो 1 सेकेंड में वो करीब 500 वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में द नंबर ऑफ ऑसोलेशन इन 1 सेकंड। तो यहाँ पर देखो ये 500 है ना, ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी ही है कि मच्छर ने एक सेकंड में 500 बार अपने पंखों को हिला दिया। ओके, तो नीचे हमने 500 रख दिया। जब 500 को 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.002 सेकेंड्स ये आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये 23 का जो और वाला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मैग्नेट्स। दो मैग्नेट्स है, उनके बीच फोर्स कैसे काम करता है वो चीज़ हमें पता नहीं है। तो देखो, व्हेन टू मैग्नेट्स आर बोट नियर ईच अदर, जब दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाया जाता है, दे एक्सक्रिएट ए फोर्स विदाउट टचिंग। तो मैग्नेट है ना, एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू कर देती है, बिना टच किए ही मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू कर देगी। ओके,
दिस फोर्स कैन ऑफ टू टाइप्स। अब ये फोर्स है ना दो तरह का हो सकता है बच्चों, एक तो अट्रैक्शन और एक रिपल्सन। तो आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले भी मैंने वीडियो में बताया था फर्स्ट पार्ट में, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है मैग्नेट में। उसके पास दूसरी मैग्नेट लाओगे, अगर उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल इस तरह से है, तो जब सेम पोल आ जाता है तो ये रिपल्शन करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे। और अगर इधर नॉर्थ पोल होता, सपोज करो जैसे ये वाला है नॉर्थ, ये वाला है साउथ, अब यहाँ पर हमने नॉर्थ ला दिया और यहाँ साउथ ला दिया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट। यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो ठीक है, यही बात अब लिखनी है आपको। इफ द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट, अगर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज बॉट नियर द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट, किसी दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास आप लाओगे, तो सीधी सी बात है भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास आएगा तो डिफरेंट पोल है दोनों, और अट्रैक्शन होगा। तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। बट इफ टू सिमिलर पोल्स, और अगर आपने दो सेम पोल, जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल्स पास ला रहे हो या साउथ साउथ पोल पास ला रहे हो, आर बोट क्लोज, इनको अगर आप पास ला रहे हो, दे रिपेल, रिपेल मतलब धकेलना या दूर भेजना, दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस शो दैट मैग्नेट फोर्स एक्ट ए डिस्टेंस, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स है ना, एक फिक्स डिस्टेंस होती है, उसी में काम करेगा। एंड डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ पोल फेसिंग ईच अदर, और इस पे भी डिपेंड करेगा कि पोल कैसे कैसे आप पास ला रहे हो। अगर सेम पोल पास लाओगे तो अट्रैक्शन वाला फोर्स मिलेगा, और डिफरेंट पोल पास लाओगे तो रिपल्सन वाला फोर्स मिलेगा। ओके, ये चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, मेक ए टेबल ना ऑफ द constitutive causative microorganism, mode of transmission, and journal uh, parentive measure of disease। तो आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम लिखना है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज है उसे किस तरीके से फैलाता है वो लिखना है ना। और जर्नल प्रिवेंट आपको लिखने हैं, ठीक है, इस बीमारियों से बचने के लिए आप जर्नली क्या क्या कर सकते हो। तो डिजीज कौन कौन सी लिखनी है आपको, एक तो ट्यूबरकुलोसिस, है ना, टीबी, एक मेलेसिस, एक चिकन पॉक्स और एक पोलियो, ये चार डिजीज के बारे में आपको बताना है। और बाकी और भी पार्ट है इस क्वेश्चन के, वो भी सेकंड पार्ट में, ये तीन पार्ट और है, ये बाद में करेंगे, पहले ऊपर वाला देख ले, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये चार्ट बना दिया। ट्यूबरकुलोसिस ये होता है बेटा एक कजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब ये किस किस तरीके से आप तक आ सकता है, थ्रू एयर, हवा के थ्रू आपके पास आ सकता है, इससे आपको ठंड लग सकती है, जुकाम हो सकती है। और इससे बचना है तो आपको माउथ कवर रखना चाहिए, और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, वैक्सीन वगैरह लगवानी चाहिए। मेलेसिस ये वायरस की वजह से होता है, ये भी हवा के थ्रू आप तक आ सकता है या किसी को टच करने से आप तक आ सकता है। इससे भी बचने के लिए आपको वैक्सीन वगैरह लगवानी पड़ेगी। चिकन पॉक्स माता वगैरह निकल जाती है, ये भी वायरस की वजह से होता है, ये हवा के थ्रू आप तक आ सकता है, या फिर आप किसी को टच करोगे उससे भी आप तक आ सकता है। इसके लिए हाइजीन साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और वैक्सीनेशन वैक्सीन वगैरह लगवाते रहने चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है पोलियो, पोलियो भी वायरस की वजह से होता है। ओके, ये बेटा फैल सकता है आपसे किसी फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू, और इससे बचना है तो पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो की खुराक लेनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं, वो बच्चे कुछ क्वेश्चन थे हमारे। सेकंड में एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टडीड एट ए इन द प्लेन मिरर। तो कोई प्लेन मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए पोजीशन पे, तो ये बता रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा। ओके, उसका पोजीशन बताना है। तो देखो, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए इज फॉर्म, तो जो ऑब्जेक्ट ए है ना उसका इमेज कहाँ बनेगा। अब सीधी सी बात है, कांच के आगे रखा है तो कांच के पीछे ही तो इमेज बनेगा, कांच के अंदर। बिहाइंड द प्लेन मिरर, तो आपने जो कांच रखा है उसके पीछे बनेगा। और एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ओके, कोई कांच यहाँ रखा है, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है और ये 10 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो पीछे कांच के पीछे जो इसका इमेज बनेगा वो भी 10 मीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगा, ये कहना चाहता है। एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इमेज बनेगा ना वो भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर की डिस्टेंस पे है तो इमेज भी 10 मीटर की ही डिस्टेंस पे बनेगा। ओके, नेक्स्ट बी वाला क्या था, कैन पहेली बी
सी द इमेज, कि पहली इमेज को देख सकती है? तो यस, पहली इमेज को आराम से देख सकती है, बिकॉज़ द रिफ्लेक्शन रे फ्रॉम द मिरर रीच हर आइज़, कि मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पहेली मान लो यहीं खड़ी है, तो पहेली भी उसे देख पाएगी। नेक्स्ट है, कैन बूझो एट सी दिस इमेज, क्या बूझो भी इस इमेज को देख सकता है? तो यस, बूझो एट सी कैन ऑल्सो सी द इमेज, बूझो भी इमेज को देख सकता है। सेम रीजन जाएगा कि इमेज का रिफ्लेक्शन है, वो बूझो की आंखों तक पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, वेयर डज द इमेज ए मूव, अगर पहेली मूव करेगी तो इमेज कहाँ पे मूव करेगी? तो इसका आ जाएगा व्हेन पहेली मूव्स बी टू सी, द इमेज ऑफ ए डज नॉट मूव, तो ए का इमेज मूव नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह रखा है, तो इमेज भी अपनी जगह रखी रहेगी। इट रिमेन फिक्स एट द सेम पोजिशन बिहाइंड द मिरर, तो ये मिरर के पीछे अपनी सेम पोजिशन पे रहेगी। ओके, तो ये ठीक है। इसका एक डायग्राम था वो मैं ऐड करना भूल गया, तो आप अपने डेस्क वर्क में डायग्राम देख सकते हो, उससे मैच कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में एक और वाला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन फूड प्रिजर्वेशन, मतलब खाने को सुरक्षित रखना है अपन को, उस पे कुछ नोट्स वगैरह लिखना है। एंड केमिकल प्रिजर्वेशन, तो फूड को है ना कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए आपको फूड प्रिजर्वेशन और केमिकल प्रिजर्वेशन दोनों वगैरह लिखना है, केमिकल से प्रिजर्वेशन और फूड से। तो देखो, और इसका एक और पार्ट है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर एंड शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, ये इसका डायग्राम है। ओके, तो वही इसका सेम आंसर हो जाएगा। और बाकी फूड प्रिजर्वेशन के बारे में देख लेते हैं हम। फूड प्रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो फूड प्रिजर्वेशन बेटा क्या है एक्चुअल में? ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, फूड को बचाते हो, किससे? फ्रॉम स्पॉइलिंग, खराब होने से, सो दैट इट कैन बी स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ताकि आपका फूड है ना ज़्यादा लंबे टाइम तक सेफ रहे। इट प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड प्रिजर्वेशन में आप क्या करते हो, फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हो। कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जैसे बैक्टीरिया से बचाते हो, फंगस वगैरह से बचाते हो, इन सब से। तो कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर, तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो कॉमन मेथड है उनमें पहला आता है ड्राइंग, है ना, मतलब सुखा के। जैसे मिर्ची वगैरह है, अगर आप है ना मिर्चियों को डायरेक्ट तोड़ के डब्बे में भर दोगे तो वो गीली होती है, खराब हो जाएंगी, तो पहले मिर्चियों को धूप में सुखा लेते हैं, बाद में बेटा वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो ड्राइंग भी एक प्रिजर्वेशन का मेथड है। एक रेफ्रिजरेशन, फ्रीज वगैरह में रख के, बॉइलिंग, खाने को पका के। और नेक्स्ट है पैकेजिंग, है ना, पैकेजिंग वगैरह करके, एंड यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, और प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके। नेक्स्ट है केमिकल प्रिजर्वेशन। तो केमिकल प्रिजर्वेशन इज ए मेथड इन विच chemicals like sodium benzoate and sodium मेटाबाइसल्फेट, इन केमिकल्स का यूज करके आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये जो दो केमिकल है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, आर एडेड टू फूड आइटम, इनको जो भी फूड है उनके अंदर मिक्स कर देते हैं टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ही ना हो। तो दिस मेथड इज कॉमनली यूज इन जैम्स, तो जैम्स वगैरह के डब्बे आते हैं उनमें ये मिक्स किया जाता है। ओके, सॉसेज वगैरह, जूस वगैरह, पिकल्स, अचार वगैरह, इन सब में केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। फिर ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ओके, ये इसका डायग्राम है, तो इसको भी एक बार देख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनॉन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसी घटना है इन विच, जिसके अंदर लाइट रेज बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइंग ए सरफेस, जब भी लाइट की कोई किरण किसी सरफेस पे पड़ती है तो वहां से वो बाउंस बैक हो जाती है, पलट के वापस आ जाती है। ठीक है, ए प्लेन मिरर इज ए फ्लैट एंड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपका प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है, एकदम फ्लैट होता है और बहुत ही स्मूथ होता है। ओके, उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन होती है और काफी स्मूथ होती है। When light falls on a plane mirror, जब भी कोई लाइट प्लेन मिरर पे आएगी, it gets reflected in such a way, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी that the angle of incidence is equal to the angle of reflection, कि angle of incidence वो angle of reflection के इक्वल होता है। तो जो इंसिडेंट रे जा रही है ये एक एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है ये भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी,
इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, या रिफ्लेक्टेड एंगल। कल तो ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये अभी ऊपर हमने समझ लिया था अच्छे से, ओके, एक एक्सपेरिमेंट आया था। फिर नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी की साइज का होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, ओके, ये इसका डायग्राम है, ओके। कल नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वॉट, ये डेस वर्क का क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी डेस वर्क का। तो इसमें देखो क्या होगा अगर वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे, है ना। द हैबिट्स ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, कि एनिमल का कोई हैबिट है, रहने की जगह है, उसे आप डिस्टर्ब करोगे तो। और सी, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड, अगर मिट्टी के ऊपर की सतह ही हट जाए तो, ठीक है। फिर एक सेकंड है इसमें, व्हाट इज द वोकल कॉर्ड और लैरिंक्स, ओके, ये भी पहले आ गया बेटा, व्हाट इज इट कॉल्ड, और इसे क्या कहते हैं, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक आंसर देखते हैं, अगर पेड़ों को काटते रहेंगे तो क्या होगा। इफ वी गो कटिंग ऑन ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे, देयर विल बी लॉस ऑफ फॉरेस्ट, तो हमारे जंगल खत्म हो जाएंगे। जंगल खत्म होंगे तो डिक्रीज इन रेनफॉल, बारिश में कमी आ जाएगी। और क्या होगा, इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा। एंड इम्बैलेंस इन नेचर, और नेचर में अनबैलेंस हो जाएगा बेटा। सेकंड था हैबिट ऑफ एनिमल, अगर एनिमल के हैबिट को डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, एनिमल्स में डाई, जानवर भी मर सकते हैं, ठीक है। मिग्रेट और द अदर प्लेस और बिकम एक्सिस्टेंट ड्यू टू द लैक ऑफ फूड एंड शेल्टर, तो क्या होगा बेटा, जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह होते हैं या फिर जो बर्ड्स होते हैं वो मरने की वजह से ख़त्म ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फूड की कमी हो जाएगी और शेल्टर मतलब रहने की जगह की कमी हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर टॉप लेयर हट जाएगी मिट्टी की तो क्या होगा। तो इफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज, अगर मिट्टी के ऊपर वाली लेयर हट जाएगी, सॉइल इरोजन विल अकर, तो इससे सॉइल इरोजन होगा, मतलब मिट्टी का कटाव हो जाएगा। द फर्टाइल ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज, और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो बहुत कम हो जाएगी, ओके। तो इससे कोई भी उस पर ना तो पेड़ उगेगा और ना ही कोई खेती हो पाएगी, तो वो सारा एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है 25 का सेकेंड, वोकल कॉर्ड या लैरिंक्स। तो द लैरिंक्स इज ए पार्ट ऑफ द थ्रोट, ओके, थ्रोट का एक पार्ट होता है लैरिंक्स, जिसकी वजह से आप बोल पाते हो। दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जिसकी वजह से साउंड बनता है। इट कंटेन वोकल कॉर्ड्स, तो जो लैरिंक्स है उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, तो ये वोकल कॉर्ड्स है, ये आपस में वाइब्रेट करके साउंड बनाते हैं। द लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, क्लियर। इसका डायग्राम पहले आ गया था कल, जो कि ये रहा, ये वाला सेम डायग्राम जाएगा इसमें, ओके। कल अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये 25 में डेस वर्क में एक और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अबाउट एनी 3 नेशनल पार्क ऑफ योर स्टेट, अपने स्टेट के कोई भी 3 नेशनल पार्क दे दो। तो हमारे स्टेट राजस्थान है तो उसके 3 पार्क यहाँ पर गिवन है। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन के फंक्शन वगैरह आपको बताना है, ठीक है। तो एक तो है हमारा नेशनल पार्क है जो रणथंबोर नेशनल पार्क है, ये काफ़ी फेमस है, इसमें टाइगर्स वगैरह भी है, और ये सवाई माधोपुर में है, और एंड इट्स नॉन फॉर इट्स रिच वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। यहाँ पर जंगली जानवर काफ़ी सारे मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर, और यहाँ जंगल भी काफ़ी गहरा घना है, मतलब काफ़ी अच्छा जंगल है, ओके। तो ये रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया। एक है कल सरिस्का नेशनल पार्क, ओके। तो इसमें क्या है, इट इज स्टेटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, अलवर जिले में है सरिस्का नेशनल पार्क, और यहाँ पर भी टाइगर वगैरह, डियर और तरह तरह के बर्ड्स होते हैं, उनकी प्रजातियां वगैरह आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क, ओके, ये कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है। इट रिप्रेजेंट डेजर्ट वाइल्ड लाइफ, मतलब जो रेगिस्तान में जो जंगली जानवर रहते हैं ना, वो वाले जानवर ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। एंड इट्स फेमस फॉर द ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, तो ये ग्रेट इंडिया बस्टर्ड की वजह से ये फेमस है। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था,
फीमेल सेक्स हार्मोन एंड देयर फंक्शंस। ओके, तो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, इनमें दो हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ईस्ट्रोजन और एक प्रोगेस्ट्रॉन। ओके, ये दोनों। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, इट हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ फीमेल बॉडी। जो फीमेलों की बॉडी डेवलप होती है वो डेवलप करने में ईस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करता है। ओके, फीमेल बॉडी फीचर्स एंड कंट्रोल एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको भी कंट्रोल करता है ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट है प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन। ये क्या करता है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड एंड प्रिपेयर फॉर यूट्रस फॉर इट। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है ये प्रोगेस्ट्रोन हार्मोन, और यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। तो यहीं पे बच्चों ये हमारा जो मॉडल पेपर 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। मॉडल पेपर 3 का वीडियो भी जल्दी आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।